नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। हम लोग यूरोप पे बात कर रहे थे और आज हम आधुनिक काल के आरंभ में जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली राज्य था उस राज्य पर बात करेंगे। और बहुतों को ये जान के आश्चर्य होगा कि वह राज्य था स्पेन। स्पेन जो आज यूरोप के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में है और लगभग दिवालिया होने के कगार पे कभी कभी सूचनाएं आती हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था है। वही स्पेन 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप की राजनीति का सबसे ताकतवर खिलाड़ी था और उसके इस उत्कर्ष की कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि 15वीं शताब्दी के शुरुआत में या 15वीं शताब्दी से पूर्व पूरा स्पेन जो आज का स्पेन है वो 4 हिस्सों में विभाजित था। उसमें 2 प्रमुख राज थे, एक कास्तील था, दूसरा अरागान, तीसरा ग्रेनेडा और चौथा फ्रांस के कब्जे वाला क्षेत्र था जिसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। इन 4 प्रमुख हिस्सों में होता था। कास्तील और अरागान के शासक उन्हें आपस में शादी कर ली। इनका नाम था फर्डिनेंड और इसाबेला। इन लोगों की मिली जुली सेनाओं ने फिर ग्रेनेडा से मूरों को पराजित कर दिया। मूर शब्द आप लोगों को थोड़ा आकर्षित कर रहा होगा। जब आपको पता है कि अरब लोग एक ज़माने में अफ्रीका के तटीय इलाकों को विजिट करते हुए यूरोप में घुस आए थे और स्पेन से, पुर्तगाल स्पेन की तरफ से होते हुए वो लोग फ्रांस तक गए। फ्रांस से तो उन्हें खदेड़ दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक वो स्पेन में काबिज रहे थे और स्पेन के एक हिस्से में उन्होंने अपना राज्य भी कायम किया था। मूर राज्य कहा जाता था, इसी से ग्रेनेडा। मूर वो वर्ण संकर बच्चे थे जो अरब पुरुषों और स्पेनी महिलाओं के संयोग से या पैदा हुए थे। ये बहुत ही, और इतिहास गवाह है कि जितनी भी वर्ण संकर जातियां होती हैं वो बहुत ही मेहनत कश, बहुत ही योग्य होती हैं। अपने पूर्व दोनों ही जातियों के गुण या दोनों ही ब्लड के गुण उनमें आते हैं, इसलिए तो ये बहुत ही मेहनत कश लोग थे। फर्डिनेंड और इसाबेला ने मूरों को पराजित करके ग्रेनेडा और बाद में फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी अपने में लेकर पूरे स्पेन का एकीकरण 16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कर लिया। फर्डिनेंड और इसाबेला के कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थीं और उनकी एक बेटी जुआना की शादी ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग परिवार के एक राजकुमार फिलिप से हुई थी। फिलिप अपने परिवार की तरफ से नीदरलैंड का शासक था और जोआना और फिलिप के शादी से उनको जो बच्चा हुआ उसका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स की पैदाइश सन 1500 ईस्वी में नीदरलैंड के घेंट नामक शहर में हुई। यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा है कि ये बच्चा इतना भाग्यशाली था कि इसके ऊपर राज मुकुटों और राज सिंहासनों की मानो बारिश हो रही थी। लेकिन ये भी सच है कि ये बच्चा अगर भाग्यशाली था तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली भी था, क्योंकि ये राज्य सिंहासन या राज मुकुट जो उसे मिल रहे थे वो सब उनके निकटस्थ लोगों की मृत्यु के, असमय मृत्यु के चलते उसको मिल रहे थे। मतलब जब वो 6 साल का था तो 1506 ईस्वी में उसके पिता फिलिप की मृत्यु हो गई असमय, और 6 साल का ये बच्चा नीदरलैंड का स्वामी बन गया। 1516 में उसके बाद उसकी माता जोआना विक्षिप्त रहने लगी
तो जोआना को स्पेन की राजकुमारी थी, तो जोआना के हिस्से में स्पेन का कास्तील उसको मिला और उसे वहां का स्वामी 6 वर्ष की अवस्था में बना दिया। थोड़े 6 वर्ष से थोड़ा ज्यादा रहा। 1516 में जब वो मात्र 16 साल का था तो उसके नाना फर्डिनेंड की मृत्यु हो गई और उसके नाना फर्डिनेंड स्पेनी साम्राज्य के सम्राट थे। तो पूरा स्पेनी साम्राज्य उसके का वो स्वामी बन गया। उसके दादा मैक्समिलियन ऑस्ट्रियन साम्राज्य के स्वामी थे। तो 1519 में वो ऑस्ट्रिया का भी उसके दादा की मृत्यु हो गई, तो 19 साल की उम्र में उसे पूरा ऑस्ट्रिया मिल गया। जब उसके नाना की मृत्यु हुई थी उससे पहले स्पेन के पास पूरा लैटिन अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का के महाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर स्पेन का कब्जा हो चुका था। चूंकि आपको ध्यान होगा कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज करी थी और 1491 में वो भारत की खोज पे निकला था, लेकिन रास्ता भटक कर अटलांटिक पार कर गया और अटलांटिक के उस तरफ पहुंच के वो दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंच गया। और इस तरह से एक मान लिया जाता था पहले 15वीं शताब्दी के पहले तक कि अटलांटिक दुनिया का अंतिम छोर है और उसके आगे सिर्फ पानी है, कोई भूखंड नहीं है। लेकिन 1491 जब कोलंबस पहुंचा, वो निकला तो था भारत के लिए, लेकिन वो पहुंच गया दक्षिण अमेरिका। तो पूरा अमेरिकी उपनिवेश भी इसको अपने 16 वर्ष की अवस्था में जब उसके नाना की मृत्यु हुई थी तो मिल गया। तो अगर हम लोग कोई एक नक्शा खींचने की कोशिश करें तो नीदरलैंड, पूरा स्पेन, अटलांटिक पार, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश, फिर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग परिवार का पूरा ऑस्ट्रियन साम्राज्य जो हंगरी तक फैला हुआ था, ये सब एक व्यक्ति के अधिकार में आ गया और वह दुनिया का यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। अब अगर कोई कसर थी तो वो ये थी कि उसके दादा यानी हैब्सबर्ग परिवार के सम्राट मैक्समिलियन ही पवित्र रोमन सम्राट भी थे। तो उनकी मृत्यु से जो पवित्र रोमन सम्राट का पद 1519 में खाली हुआ था, उस पद पर 1520 में चुनाव हुआ और एक औपचारिकता मात्र थी कि चार्ल्स को 1520 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में पवित्र रोमन सम्राट भी चुन लिया गया। तो अब पूरा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, थोड़ा इटली, इससे मिलके जो पवित्र रोमन साम्राज्य बनता था वो भी उसके शासन में आ गया। तो जरा आप सोचें कि कितना बड़ा इलाका। अगर वो आदमी पूरी निष्ठा, बहुत योग्य था, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, इतने तरह की भाषाएं, इतने तरह की बोलियां, क्या करता, किस भाषा में अपने लोगों से संवाद करता। और लिहाजा वो सबसे परेशान, सबसे भाग्यशाली अगर उसको कहा गया तो इतिहास में, यूरोपीय इतिहास में सबसे परेशान राजाओं में भी वो चार्ल्स शामिल था। जब वो पवित्र रोमन सम्राट बन गया 1520 में, तो पहले उसका नाम चार्ल्स प्रथम था, लेकिन जैसे ही वो पवित्र रोमन सम्राट बनेगा तो उस परंपरा में पहले चार्ल्स हो चुके थे, इसलिए उसका नाम हो जाएगा चार्ल्स पंचम। तो चार्ल्स पंचम के तौर पर जिस समय चार्ल्स पंचम 1520 में पवित्र रोमन सम्राट बनेगा तो स्पेन की तूती पूरे यूरोप में बोलने लगेगी, क्योंकि उसका इतने बड़े साम्राज्य का अब तक कोई भी मालिक स्पेन में, यूरोप में नहीं था। चार्ल्स अपनी पूरी जिंदगी पूरी शिद्दत से उसने काम किया, बावजूद इसके वो बहुत सफल नहीं हुआ। और 1554 में शायद ही इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा, बादशाहों की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। वो जब मरते हैं तभी राज सिंहासन खाली होता है और उनके उत्तराधिकारी राज सिंहासनों पर आरूढ़ होते हैं।
लेकिन सोचिए कि वो आदमी जिसको कहा गया कि उसके ऊपर राजमुकुटों और राज सिंहासनों की बारिश हो रही थी, वो आदमी कितना परेशान हुआ होगा कि उसने स्वैच्छिक तौर पर 1554 में जिंदा रहते अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया और अपने भारी भरकम दैत्याकार राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हिस्सा उसने अपने भाई फर्डिनेंड को दिया और दूसरा हिस्सा अपने बेटे फिलिप द्वितीय को दे दिया, ताकि इनकी मुसीबतें उसके जितनी न रहें जितनी मुसीबतें उसे झेलनी पड़ी उस दैत्याकार राज्य के चलते। और 1556 में 2 साल तक एक आस्थावान ईसाई का जीवन जीते हुए, धार्मिक धर्म के मार्ग पे चलते हुए 1556 में उसकी मृत्यु हुई। तो उसी के ज़माने में यानी 16वीं शताब्दी में पूरे उत्कर्ष पर स्पेन था। स्पेन के उस उत्कर्ष का गवाह आज भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे स्पेन की आज कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पूरा लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील को छोड़ दिया जाए तो पूरे लैटिन अमेरिका की राजभाषा स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा स्पेनी भी है। और दुनिया के भाषा का बाजार में फ्रेंच के बाद जिस भाषा की सबसे ज़्यादा डिमांड है आज भी, वो स्पेनिश है। तो स्पेन खुद तो नहीं रोजगार देता, लेकिन उसकी भाषा पढ़ने वालों की संख्या आज भी आप किसी भी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी या प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज डिपार्टमेंट के आंकड़े लीजिए तो आपको पता चलेगा कि स्पेनिश पढ़ने वाले अभी भी बड़ी संख्या में दुनिया में मौजूद हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।